3 अप्रैल की ये करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, भ्रष्टाचार पर प्रहार और तेज होगा। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड में अपनी जो है वो भाषण दिया और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि चुनाव के बाद उनके जो तीसरे कार्यालय में भ्रष्टाचार पर प्रहार और तेज होगा। भ्रष्टाचार को और भी जो है तेजी से जो है वो ख़त्म किया जाएगा, और क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो गरीब और मध्य वर्ग का जो है हक छीनता है, और ये कह रहे हैं कि जो उनके मध्य वर्ग और गरीब वर्ग के उनके हक को उनको वापस दिलाया जाएगा, और उनके हक को जिनको छीना जा रहा है, और उत्तराखंड में जो है जितनी काफ़ी सारी जो रोजगार है उनके स्तर को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और आने वाले 5 साल में अभूतपूर्व काम और बड़े फैसलों के लिए होंगे जिनके लिए, लेकिन उसके लिए जनता को उन्हें और मजबूर करना होगा। मतलब ये है कि उनका कार्यालय जो उनका मेन फोकस होगा रोजगार वगैरह बढ़ाना, और उसमें भ्रष्टाचार जो है उनको कम करने के ऊपर होगा। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें बताया गया है बेशरम चीन की ब्याही। इस करंट में अभी चीन ने क्या किया है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ 30 स्थानों के जो राज्य हैं, 30 स्थानों के जो नाम है उनके स्थानों के नाम को बदल दिया गया है। लेकिन भारत जो है वो अभी भी चुप है। उसने कुछ इस तरीके से नहीं कहा कि नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो चीन है इस तरीके की हरकतें जो करता जा रहा है, बेशर्म की बात है, ये बेशर्मी की बात है। चीन की ब्याही की बेहरमाई और भारत के अन्य अभिन्न अंग को अपना भौगोलिक हिस्सा बताने की जो है वो हर बार से कोशिश करता रहा है, और इसके लिए उसके क्षेत्रीय संस्कृति के अलग अंग रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अरुणाचल से लगा तिब्बत भी चीन का सांस्कृतिक हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ की बौद्ध संस्कृति सदियों से भारतीय समन्वित संस्कृति का जो है हिस्सा रही है, और कैलाश मानसरोवर झील इसी तिब्बत में स्थित है, जिसकी यात्रा यहाँ पर, जिसकी तीर्थ यात्रा यहाँ पर लाखों हजारों भारतीय हर वर्ष जो है जाते हैं। परंतु 2003 में भारत की तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने एक ऐतिहासिक गलती की कि इसने तिब्बत को चीन का जो है वो स्वायत्त अंग स्वीकार कर लिया, और जबकि इससे पहले तक भारत का रुख तिब्बत के बारे में अलग था, और यह इसे स्वायत्त स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देता था, जिसकी निर्वासित सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में ही बौद्ध धर्म द्वारा दलाई लामा के नेतृत्व में काम करती थी। मतलब यह है कि जो तिब्बत है वो भी क्या है, तिब्बत जो है उसमें भी काफ़ी सारे लोग हैं जो भारतीय धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन कुछ इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ इस तरीके से चीज़ें में हामी भर दी, जिसमें जो चीन है उसने तिब्बत के ऊपर भी अपना जो है वो कंट्रोल पा लिया। 2003 में इस तरीके का कार्य हुआ था जब तिब्बत को चीन का अंग स्वीकार किया था, तो बदले में चीन ने सिक्किम प्रांत को भारत का हिस्सा स्वीकार किया था, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो अरुणाचल पर भी अपना दावा करना शुरू कर दिया चीन ने। इसी तरीके से ही वो अपना जो दावा है इसके ऊपर करता रहा है, लेकिन परंतु 2003 में जब वाजपेयी सरकार ने जब तिब्बत को चीन का अंग मान लिया, तो उन दोनों देशों के बीच में, चीन और भारत के बीच में एक समझौता हुआ था, और सैद्धांतिक समझौता हुआ था, जिसमें कि भारत व चीन के बीच सीमा को निपटाने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया जाएगा जिसमें भारत की ओर से इसके राष्ट्रीय रक्षा सहकारी होंगे और चीन की ओर से उसके राष्ट्रीय सहकारी होंगे। मगर मनमोहन सरकार में रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री रहे स्वयं प्रणब मुखर्जी ने बहुत दूरदर्शिता का परिचय देते हुए चीन को एक फॉर्मूले पर सहमत कर दिया था कि दोनों देशों के बीच में जो सीमा क्षेत्र में जो स्थान जिस देश की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत चल रहे हैं वही उनका अंग जो है वो माने जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जो चीन है इस तरीके से हरकतें जो है वो कर रहा है, और इस तरीके से लगातार हरकतें वो करता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश जिसे 1962 तक नेफा कहा जाता था, वह भारत की आज़ादी के बाद से ही शुरू से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत मजबूत रही, और यहाँ के लोग न केवल हिंदी जानते और बोलते हैं बल्कि स्वयं को पक्का भारतीय भी वो मानते हैं। परंतु चीन से लगे इलाकों में बौद्ध संस्कृति का बहुल्य है, और जो कि भारत की मिश्रित संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। और हाल ही में ही चीन ने किया हाल ही में ही चीन ने कुछ 3 जो है स्थानों के, अरुणाचल के कुछ 3 स्थानों के नाम बदल दिए, जिनमें 11 रिहायशी बस्तियां हैं, 12 पर्वतों के नाम हैं और 4 नदियों के नाम हैं, और एक तालाब है, एक पहाड़ी रास्ता शामिल है। सवाल यह है कि इन जगह नदियों के नाम बदलने से क्या हासिल होगा। कुछ हासिल इनको नहीं होने वाला। इन्होंने अपनी चीज़ों में अरुणाचल अपने नक्शे में अपने चीन इस तरीके की हरकतें जो हैं वो की है, जिससे कि वो अपना ये दावा पक्का ये है कर पाए कि अरुणाचल जो है वो इनका हिस्सा है, लेकिन इनकी इन हरकतों से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो 1962 से चीन की स्थिति एक अतिक्रमणकारी देश की ही है और वही रहेगी।
भारतीय वायुसेना ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हाईवे पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर लैंडिंग। इस बार क्या हुआ कि जो भारतीय वायुसेना के जो 5 हेलीकॉप्टर आपातकालीन स्थिति में उतरने के लिए अभ्यास के तौर पर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरे हैं, और ये जम्मू कश्मीर में इस तरीके का पहला अभ्यास जो है वो किया गया था, जिसमें क्या है कि जो है एकदम जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर की लैंडिंग जो है वो होगी। और इसमें अर्थिक अमेरिका निर्मित चिनूक हेलीकॉप्टर भी है। और इसके बाद के जो अभ्यास है जम्मू कश्मीर ELF वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहला केंद्र शासित बन गया है ELF वाला इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर। अगर इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर है वो एक पहला केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार का बन गया है। दिल्ली के CM केजरीवाल के जेल में जाने की वजह से काफ़ी सारे जो बाहर के जो विदेश मंत्री हैं वो इस तरीके की बातें जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है हमारे मतलब जयशंकर जी हैं, उन्होंने कहा विदेश मंत्री ने कि भाई कि हमारे कोई भी आंतरिक मामले हस्तक्षेप करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ें वही हमारी आंतरिक है और इस तरीके के मामलों में कोई भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और हमें एक दूसरे को राजनीति के बारे में टिका टिप्पणी नहीं है वो करनी चाहिए, जो भी है वो देश के अंदर है ये सब चीज़ें हो रही हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका नाम है सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए विश्व हमारे साथ है। मतलब ये है कि ये बार बार कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है, बार बार ये जो न्यूज़ है आती है और वेरी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। और जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें क्या है कि स्थायी और अस्थायी सीटें हैं, जिसमें कि जो स्थायी है जिसको कहते हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स, 5 परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इसमें जो भारत है वो क्या है, इसका जो नॉन परमानेंट मेंबर्स का जो है वो है, लेकिन हमारा जो भारत है जब जिस टाइम पे इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी तो उस टाइम पे काफ़ी सारे जो देश थे वो आज़ाद नहीं थे, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। उस टाइम कुछ 5 इस तरीके से देश थे जो इनका जो एक परमानेंट मेंबर्स बन गए थे, जिनका नाम है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, जो कि इसके परमानेंट जो है स्थायी सदस्य बन गए थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये सब चीज़ें की कि इसके बाद जो है और भी कोई भी स्थायी सदस्य इसका नहीं बन पाएगा। लेकिन ये बाकी देशों के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा भेदभाव किया जा गया है कि उस टाइम पे जो थे उस टाइम पे कुछ 5 स्वतंत्र देश थे और आज बढ़कर 193 जो है वो देश हो चुके हैं। लेकिन काफ़ी देशों के साथ ये इस तरीके का भेदभाव इस प्रकार से है कि उन देशों को भी इस तरीके का मौका मिलना चाहिए कि वो भी इसका एक स्थायी सदस्य जो है वो बन। भारत उनमें से एक है, इसने कुछ इस तरीके की लिस्ट जो जारी की, जो इन लिस्ट को पार कर देगा वो इसका एक स्थायी सदस्य जो है वो बन जाएगा। लेकिन भारत उस लिस्ट को भी क्रॉस कर देता है कि उसके सारे उस चीज़ में वो पार हो जाता है और उसके बाद भी जो इनको स्थायी सदस्य जो है वो बना जाना चाहिए। और काफ़ी सारे देश है वो जो कि भारत के साथ में समर्थक में है, एक विश्व जो है उनके समर्थन में है कि उसको भी स्थायी सीट की जो है उपलब्धि मिलनी चाहिए, स्थायी जो सदस्य है उनका बनना चाहिए। लेकिन स्थायी सीट के जो नंबर्स हैं उसको बढ़ाकर और भी ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, जो कि बाकी देशों को भी इस चीज़ का जो है वो मतलब मौका मिले कि वो भी एक स्थायी सदस्य बन जाए। और ये बहुत ही अच्छी बात होगी जब एक भारत स्थायी सदस्य बन जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा हमारे भले की जो है बात होगी, जिससे हमारे देश का और भी ज़्यादा विकास होगा। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीतिक में समाप्त की। जो इस तरीके से जातिवाद, वंशवाद जो कि काफ़ी सारी राजनीतियों में चला जा रहा था, मोदी जी ने इन सब को जो है वो बदलाव किया और ये सारी चीज़ें जो है वो राजनीति में खत्म हुई कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव किया, जिसमें कभी जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण हावी हुआ करता था और ये सब चीज़ें उन्होंने ख़त्म की। जैसे कि वंशवादी का शासन चल रहा था, उसके मतलब पिता बेटा उन सब का बेटा, इस तरीके से जो वंशवाद जो है वो राजनीतिक में चलता आ रहा था, उन सब चीज़ों को मोदी जी ने ख़त्म किया। और पहले देश में तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी, लेकिन आज जो है वो जातिवाद और ये जो वंशवाद जो चला जा रहा था इसको काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म किया गया है। जब पहले चुनाव हुए थे उसमें जो व्यक्ति की जो वोट डालने की उम्र थी वो कि 21 साल थी और उस साल की उम्र में और 86 सदस्य सीटों पर चुने गए थे। दो सांसद जो है 80 पहले जो लोग थे वो 21 साल की उम्र होने पर जो है वो किसी को भी चुन सकते थे ये। और जो इस बार जो चुनाव हो रहा है वो है 18वां लोकसभा चुनाव जो है वो होने जा रहा है। और हमारे जब पहला चुनाव हुआ था तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती थी इतने सारे लोगों को, क्योंकि इससे पहले इतनी तरीके का इतने बड़ा नंबर में इतने ज़्यादा जनसंख्या और इतनी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाले राज्यों में इतनी ज़्यादा संस्कृति वाले कभी इस तरीके का इलेक्शन नहीं हुआ था। तो एक भारत के लिए जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तो काफ़ी बड़ी जो है वो चुनौती इनके लिए, देश के लिए रही थी कि इतने सारे लोगों को वोट के लिए पहले तो जागरूक करना था। और वर्ष 1950 से में जो संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो हमारा जो पहला जो चुनाव हुआ था वो 1951 से लेके 52 में हुआ था, जिसमें डेट है 25 अक्टूबर से लेके जो कि 2 फरवरी जो है वहाँ तक हुआ था, जिसमें कम से कम 4 महीने जो है लगे थे। और इसमें 14 राष्ट्रीय पार्टियाँ थी, 39 क्षेत्रीय पार्टियाँ थी। पहले लोकसभा चुनाव में 489 लोकसभा सीट के लिए 17.3 करोड़ जो है वो वोटर थे। पूरी
टोटल 189 सीटों में से जो 368 जो 64 सीटें जी थी वो कांग्रेस में थी, और दूसरी पार्टी थी, सबसे पहली थी कांग्रेस, दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी उसकी CPI, जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जिसको कम से कम 16 जो सीटें मिली थी, और जो पहले थी वो उसकी उम्र थी 21 साल, लेकिन उसकी उम्र आज देखे जाए तो 18 साल जो है वो कर दी गई है। वोट देने की जो एज है वो आज 18 ईयर्स जो है वो होती है, 18 साल पर व्यक्ति जो है वो वोट दिया जा सकता है। लेकिन पहले क्या थी, वो उम्र थी 21 साल। 21 साल के बाद व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता था। 2 अप्रैल क्यों इतिहास में सारी, और 2 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था? 2 अप्रैल को राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय बने। 2 अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, राकेश शर्मा अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय बने, 2 अप्रैल की डेट है। और आज ही के दिन 1933 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पहली बार विमान ने उड़ान भरी थी। और 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने उत्तरी अटलांटिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और 1984 में 2 अप्रैल 1984 में राकेश शर्मा रूस के अंतरिक्ष यान, कौन से? रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने और थे। और 1999 में भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह इनसैट 1E का परीक्षण जो है वो किया था। और 2006 में नेपाल में माओवादी ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी। और 2007 में नई दिल्ली में 14वां सार्क सम्मेलन हुआ था। 2010 में एप्पल का पहला आईपैड जो है वो मार्केट में निकाला गया था। और 2016 में कोलकाता के इंडन गार्डन मैदान ने इंग्लैंड को हराकर ICICI टैक्सी 20 विश्व कप जीता। तो 2 अप्रैल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोयला उत्पादन पर 1 अरब टन प्रीमियम ने की सराहना। जो कोयला उत्पादन काफ़ी ज़्यादा जो हुआ है, अगर पहले के कंपैरिजन में किया जाए तो प्रधानमंत्री कोयला मंत्री जिनका नाम है प्रहलाद जोशी द्वारा एक बयान के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोयला मंत्री ने कहा, पहली बार भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन को जो है उसने पार किया है। दूसरी बड़ी जो और इम्पोर्टेंट खबर है, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि मार्च में 16 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंची। जो विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि जो थी वो मार्च में 16 वर्ष की उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। PMI के तहत 50 से ऊपर जो सूचकांक होने का मतलब क्या होता है? उत्पादन गतिविधियों में विस्तार हुआ, जबकि 50 के नीचे का जो आंकड़ा होता है वो गिरावट को दर्शाता है। और शेयर बाजार में 3 दिन से सारी तेजी थमी और सेंसेक्स 111 अंक टूटा। जो सेंसेक्स है वो गिर गया और 111 अंक जो है वो टूटा। मानव वन्य जीव संघर्ष, ये देखा जा रहा है कि मानव और वन्य जीव जो संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुकी है। काफ़ी जो जानवर हैं वो जंगलों से निकल कर रोडों पर आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरीके की एक अभी खबर हुई थी, देश की राजधानी दिल्ली में एक रिहायशी शास्त्रों में आदमखोर तेंदुए ने घुसकर काफ़ी सारे लोगों को घायल किया और मारा। इस तरीके की हरकत देखी जाए, लेकिन इस तरीके की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग जगह पर हो रही है। और इस तरीके की समस्या वो हो क्यों रही है? वो इस तरीके की समस्या इस वजह से हो रही है ताकि ज़्यादातर लोगों का हस्तक्षेप करने की वजह से, मानव का ज़्यादातर वनों में हस्तक्षेप, वन्य जीवों में वहाँ पर हस्तक्षेप करने की वजह से, इतने सारे मतलब वनों को ज़्यादा से ज़्यादा बेकार करने की वजह से अत्यधिक जो है मानवों का अधिक हस्तक्षेप हो रहा है। वन्य जीव के साथ मानव का संघर्ष जो है प्रथम का मानव का जो वन्य जीवों का साथ जो मानव के संघर्ष का प्रथम बना, और वन्यों का व्यावसायिक उपयोग, उद्योग जगत का विस्तार और आधुनिक जीवन शैली तथा बाजारीकरण और नगरीय सभ्यता में विकास में दुनिया के कोने कोने में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। और ये क्या हुआ कि जितने सारे मतलब इतने मतलब लोगों का हस्तक्षेप भाई वो जंगल है, वो उनका घर है, लेकिन उनके घरों में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करना, इतने सारे उनको एक जो नेशनल पार्क वगैरह वहाँ तक कम्युनिकेट कर दिया। और जो नेशनल पार्क वगैरह के आसपास जो लोग रहते थे, जब उनको बनाया जा रहा था, जो नेशनल पार्क वगैरह बनाए जा रहे थे, उनके आसपास जो लोग रह रहे थे, जो इन सब जीवों को बचा कर रखते थे, उनके साथ में उनका एक संबंध प्यार का रहता था, उन सब लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। और इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से हटाया गया। और इस तरह के जो वन्य जीव है उनके ऊपर भी जो अभी मानव के इतने ज़्यादा हस्तक्षेप करने की वजह से उनको क्या एक डर ही तो लगता है कि तो वो अपनी जगह को छोड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। और इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल सी हो। सरकार जंगलों को बचाने के लिए काफ़ी सारे प्रयास तो कर रही है, लेकिन इस तरीके की समस्याएं जो है वो नॉर्मल सी हो कि जंगल के जो है वो, लेकिन जो हकीकत ये है कि वन्य जो है क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं और जंगल काट कर रिहायशी कॉलोनियाँ जो बनाई जा रही हैं और वन क्षेत्र में सफारी और जंगल रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। इन सब से जो वन्य जीवों को निर्जीवता का हनन जो वो हो रहा है, और इसी कारण से वन्य जीव इंसानी बस्तियों में आना शुरू कर दिया है। और तब तक इनके लिए आरक्षित क्षेत्रों में इंसानी दखलअंदाजी का रोका नहीं, जब तक इनकी इंसानों की दखलअंदाजी को इसमें रोका
नहीं जाएगा जब तब तक जंगलों का अगर इनकी अंधाधुंध कटाई को नहीं रोका जाएगा और विकास के नाम पर विनाश की प्रक्रिया बंद नहीं की जाती, तब तक वन्यजीव बनाम इंसान जो है वो इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे और जो लोग वन्य जो जीव हैं उनको इस तरीके से नुकसान पहुंचता ही रहेगा। तो इसलिए इनके ऊपर जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल जो वो किया जाना चाहिए, तो इससे कि इनके ऊपर भी इस तरीके से ये इस तरह से मतलब बस्तियों में ना जाएंगे और ये अपने ही जंगलों में आराम से रह सके। काला नमक और गैर बासमती राइस की कालामती गैर बारामती बासमती चावल की एक किस्म है। जो काला नमक है वो क्या है, गैर जो बासमती चावल है उसका ही एक जो है वो किस्म का होता है और इसकी जो है वो मतलब निर्यात करने की जो उसको स्टार्ट कर दिया गया है। चावल की इस किस्म की जो निर्यात की 6 माह जो सीमा है उसको शुल्क स्टेशनों के माध्यम से अनुमति गई है, जिसमें कहा है वाराणसी एयर कार्गो, जीएनएससी जवाहरलाल नेहरू कस्टम्स हाउस महाराष्ट्र, सीएच और कांडला गुजरात को 6 स्टेशन हैं, 6 सीमा शुल्क जो स्टेशन है वहाँ पर अनुमति इनकी दी गई है। और इसमें ये कहा गया है कि इसकी जो सीमा शुल्क स्टेशन माध्यम से कम 1000 टन की सीमा तक ही काला नमक चावल का कुल मात्रा का निर्यात की है अनुमति दी गई है, बस इतनी। और नथिंग इंडिया ने सर्विस सेंटर का शुभारंभ किया। जो नथिंग इंडिया है लंदन कंज्यूमर्स टैंक जो ब्रांड है जिसका नाम है नथिंग, आज मुंबई में अपने तीसरे एक्सक्लूसिव कस्टमर सर्विस सेंटर के उत्पादन की घोषणा जो है उन्होंने की है।